Then 10% price drop, flat 20% off, along with extra fee months are available for all the batches of 2024 and 2025. एक सिंगल एक्सेलरेट बैच लॉन्च किया हुआ है हमने गेट ESC PSUs 2024 और 2025 के लिए। 11 तारीख को बैच स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम 11 दी बैच स्टार्टिंग। जो लोग भी प्रिपेयर करना चाहते हैं 24 और 25 के लिए कैन एनरोल फॉर दिस बैच। इस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल दी बैचेस। डाउट सॉल्विंग सेशन मिल जाएंगे आपको। यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू द डिजिटल नोट्स, होम डिलीवर्ड प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको अलॉन्ग विद दिस यू विल बी गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 5500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बैचेस 24-25 दोनों के लिए है। टॉपिक कौन सा स्टार्ट हो रहा है? अगर टॉपिक की बात करें, इस पर स्टार्ट हो रही है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और साथ में आई विल बी टेकिंग दी ओरिएंटेशन सेशन ऑल्सो। मैं एक ओरिएंटेशन सेशन भी ले लूँगा इसके अंदर। देन इफ़ यू गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। यू विल बी गेटिंग हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स विद इन 15 days। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रिटन बाय मी ओनली। मोस्टली जो बुक्स है मैंने लिखी हुई हैं। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों बुक्स हैं इसके अंदर। सो सेट ऑफ बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल बुक्स विल बी अवेलेबल। No cost EMI and 0% interest on the loan is also available if you go for the subscription. Then स्कॉलरशिप टेस्ट भी है गेट और ESC की 13 अगस्त को। डू एनरोल फॉर दिस। इसका जो सिलेबस है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और जनरल एप्टीट्यूड है। देन 20 क्वेश्चन विल बी देयर, 30 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट्स दिए जाएंगे। यू विल बी गेटिंग द स्कॉलरशिप इन दिस। आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो 11 तारीख को जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। आप उस बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अपनी डिजाइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पहला केस कर लिया था। येस्टरडे आप डिस्कस दी फर्स्ट केस। तो कल हमारा पहला केस हो गया था। पहला केस था जिसमें आपको बीम की साइज गिवन है। साइज ऑफ द बीम इज गिवन टू यू बट द एरिया ऑफ सील इज टू बी फाउंड। अब कैसे अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को, प्रॉब्लम के फॉर्म में देखते हैं। तो वील डिस्कस वन प्रॉब्लम ऑन दिस। प्रॉब्लम रेफर करते हैं इसके ऊपर। सो प्रॉब्लम सेज दैट डिजाइन critical section of RCC beam of overall size 350 mm by 750 mm, 350 mm by 750 mm, subjected to live load of 30 kilonewton, live load of 30 kilonewton per meter over an effective simply supported span of 6 meter. Consider effective cover of 50 mm. Use M20 grade of concrete and Fe 415 grade of steel. तो ये डाटा आपको दे दिया। So data is given to you. तो कल जो भी डिस्कशन किया था उसको अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम के अंदर। वॉट एवर डिस्कशन वी हैव डन यस्टरडे दैट इज टू बी अप्लाइड हियर। सो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिजाइनिंग बताई थी आपको। तो इस बार इस सवाल के अंदर भी आपको बीम की साइज गिवन है, आपको एरिया ऑफ स्टील ही निकालना है। द साइज ऑफ द बीम इज गिवन टू यू, द एरिया ऑफ द स्टील इज टू बी फाउंड। स्टील का एरिया कैलकुलेट करना है हमें इसके अंदर। नोट कर लिया सबने सवाल? हैज एवरीवन नोटेड? नोट कर लिया। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। विल स्टार्ट द डिजाइनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। तो बीम कैसी दी हुई है आपको? दिस इज द बीम विच इज गिवन टू यू। ये बीम गिवन है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सो दिस इज द बीम गिवन टू यू। मैंने दोनों व्यूज एक साथ बना दिए हैं।
बोथ द व्यूज आई हैव ड्रॉन साइमल्टेनियसली। बोथ द व्यूज मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी दिखा दिया, क्रॉस सेक्शन भी दिखा दिया आपको। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्रॉस सेक्शन बोथ इज बीइंग shown simultaneously for better understanding। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हमारी सिंपली बीम हो गई। सो दिस इज अवर सिंपली सपोर्टेड बीम। यूडीएल दिया हुआ है इसके ऊपर, लाइव लोड। सो लाइव लोडिंग इज गिवन टू यू। तो इसके ऊपर लाइव लोडिंग दी हुई है डब्ल्यू 30 किलो न्यूटन पर मीटर की। स्पैन की जानकारी भी दी हुई है आपको। स्पैन इज गिवन टू बी 6 मीटर। तो स्पैन की जानकारी आपको दे रखी है 6 मीटर की। तो स्पैन इज गिवन टू बी 6 मीटर। साइज ओवरऑल साइज गिवन है आपको 350 बाय 700। सो ओवरऑल साइज इज ऑल्सो गिवन। साथ में अफेक्टिव कवर भी बता दिया उसने। अलॉन्ग विद दिस अफेक्टिव कवर इज गिवन टू बी 50 mm। तो आप अफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हो इसकी मदद से। तो अभी तो बस जो डाटा गिवन था सवाल में वो मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखा दिया। वॉट एवर डाटा वॉज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, आई हैव शोन दैट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। सो 350 mm एंड दिस इज 750 mm। ये हमारी 750 mm है। क्लियर है पूरी कहानी? डेड लोड भी ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे डेड लोड। बीम की साइज दे रखी है आपको, डेड लोड भी ऐड करेंगे। तो आपको ये बीम डिजाइन करनी है। बीम डिजाइन करनी है मतलब क्या निकालना है? एम है ये एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना है। सो एम इज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्टील। अब कैसे निकाले एरिया ऑफ स्टील? कल वाले सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या बोला था? फैक्टर्ड या अल्टीमेट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। सो विल कैलकुलेट फैक्टर्ड। तो हम कैलकुलेट करेंगे फैक्टर्ड या अल्टीमेट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। सो दिस इज टू बी कंप्यूटेड। इसके लिए आपको किसकी जानकारी दे रखी है? लाइव लोड की जानकारी दे रखी है। लाइव लोड है 30 किलो न्यूटन मीटर। डेड लोड हम खुद निकालेंगे। डेड लोड निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको? टू कैलकुलेट द डेड लोड व्हाट डेटा इज गिवन टू यू? बीम की साइज दी हुई है, साइज ऑफ द बीम इज गिवन। सो 0.35 इंटू 0.75 मीटर। आप पर मीटर लेंथ के लिए कैलकुलेट करोगे लोड। यू विल कैलकुलेट दी लोड फॉर पर मीटर लेंथ, क्योंकि लाइव लोड भी आपको पर मीटर लेंथ के लिए दिया हुआ है। तो लेंथ कितनी कंसीडर कर ली हमने? 1 मीटर की लेंथ कंसीडर कर ली। आरसीसी है, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट विल बी टेकन टू बी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो एरिया को मल्टीप्लाई किया लेंथ से, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया यूनिट वेट से, वेट निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा डेड लोड है। सिंप्लीफाई करके बताना जरा डेड लोड कितना आ रहा है। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट व्हाट द डेड लोड कमिंग आउट। What the value of dead load coming out? कैलकुलेट करना कितना वैल्यू आ रही है। व्हाट द रिजल्ट कमिंग आउट? सिक्स 6.56। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर देना। 6.56 किलो न्यूटन पर मीटर। 6.56। तो हमारी टोटल सर्विस लोड कितनी हो जाएगी? सो टोटल सर्विस लोड will be 30 plus 6.56। So total service load will be 30 plus 6.56 coming out to be how much? 36.56 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हमारी टोटल सर्विस लोड आ गई। अब आप क्या निकाल सकते हो? फैक्टर्ड लोड निकाल सकते हो। पेज ऐड किया, अब मैंने निकाला फैक्टर्ड लोड। तो फैक्टर्ड लोड कैसे निकाले? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मल्टीप्लाई कर दो सर्विस लोड से 36.56। सो 36.56 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 से। जरा निकाल के बताना कितनी वैल्यू आ रही है। व्हाट द फैक्टर्ड लोड कमिंग आउट? फैक्टर्ड लोड की वैल्यू कितनी आ रही है? मल्टीप्लाई करो 1.5 से, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या रिजल्ट आया। 54.84। सो 54.84 किलो न्यूटन मीटर। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। सो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, तो दिस विल बी इक्वल टू WL² by 8। सो 54.84 इंटू 6² by 8। ये हमारा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आ गया, या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आ गया, या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट आ गया। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट कमिंग आउट? क्या वैल्यू आ रही है बेंडिंग मोमेंट की?
246.78 246.78 किलो न्यूटन मीटर। सो 246.78 किलो न्यूटन मीटर, ये हमारा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आ गया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या बताया था, व्हाट वाज द सेकंड स्टेप बीइंग डिस्कस्ड? स्टेप टू था आप लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लोगे। सो वील कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी? क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर। क्यू लिमिटिंग Fe 415 ग्रेड है, क्यू लिमिटिंग विल बी हाउ मच? Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील है, क्यू लिमिटिंग कितनी निकल के आ जाएगी? 0.138 FCK BD स्क्वायर। तो क्यू लिमिटिंग की वैल्यू डाल दी, सब्स्टिट्यूट करो, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आएगा। सो दिस विल बी 0.138 इंटू 415 सॉरी इंटू ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना है? ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है हमारा M20। सो इंटू 20 इंटू बी है 350, तो बी की वैल्यू 350 और डी कितना होगा हमारा? 750 माइनस 50 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपकी लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। सिंप्लीफाई करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? इंटू 10⁻⁻6। सो कैलकुलेट लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज अवर सेकंड स्टेप। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 473.34। तो 473.34 किलो न्यूटन मीटर। अब जरा चेक करना, हमारा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है 246, हमारा लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट है 473, तो इसका मतलब अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से कम है हमारा। तो सेक्शन कैसा हुआ? अंडर रीइंफोर्स हुआ। तो स्टेप थ्री में क्या बोलेंगे? सिंस अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेक्शन कैसी है हमारी? सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स्ड। सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है। सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है उसको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर लिखेंगे, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। सो विल से अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कंप्रेशन साइड से लिखा जाएंगे, देखो। सो 246.78 इंटू 10⁻6, तो इंटू 10⁻6 दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU। So B into XU, so B into XU into D minus 0.42 XU, so D minus 0.42 XU वैल्यू डालो। so 0.36 FCK 20, B की वैल्यू है 350, XU तो निकालना ही है, D की वैल्यू है हमारी 700, so D की वैल्यू है हमारी 700 माइनस 0.4 XU। सॉल्व करके बताना XU की वैल्यू कितनी आ रही है। व्हाट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कमिंग आउट? सिंप्लीफाई करो, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल के बताओ कितनी आ रही है। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू बताओ कितनी है। सिंप्लीफाई करके बताइए। कितनी वैल्यू आ रही है? सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। बफरिंग तो ठीक हो जाएगी, बफरिंग में क्या है? वन 154.20। तो अभिषेक बोल 0, एक बार क्रॉस वेरीफाई करना। आदित्य ने भी बोला 154.20, तो दो लोगों ने बोल दिया 154.20, तो मैं इसको 154.20 mm ले लेता हूँ।
So two of the students have said that the value is coming out to be 154.20, तो क्रॉस वेरीफाई हो गया रिजल्ट, तो 154 ही आ रहा होगा। तो ये हमारी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस आ गई। ये हमारा स्टेप 3 था। स्टेप 4 क्या बोलता है? एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। स्टेप 4 बोलता है एरिया ऑफ स्टील निकालो। कैसे? कंप्रेशन को टेंशन के बराबर कर दो। सो अब एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। सो विल से कंप्यूट एरिया ऑफ स्टील बाय इक्वेटिंग कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। कंप्रेशन को बराबर कर दो टेंशन के। सो 0.36 FCK B into XU, दिस इज इक्वल टू 0.87 FY into AST। सिंप्लीफाई करो, AST निकल के आ जाएगा यहाँ से। सो 0.36 20 into 350 into 154.2 0.87 415 into एरिया ऑफ स्टील। सिंप्लीफाई करो, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगी। ये फिर बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा? तो बिना कैलकुलेटर के क्यों करना है आपको? ये चीज बिना कैलकुलेटर के क्यों करनी है आपको? मतलब ऐसी बातें क्यों करते हो? जो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है वो कैसे कर लोगे? आप बोलोगे सर चांद पे जाना है, सिड्डी से कैसे जाऊंगा सर? मैं नहीं जा सकते भाई सिड्डी से चांद पे। तो ये चीज दिमाग में कैसे आई कि आपको ये बिना कैलकुलेटर के करने के लिए बोलेगा वो? तो 1076.03 mm स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ स्टील। एक और अप्रोच बताई थी मैंने आपको एरिया ऑफ स्टील निकालने की। वन मोर अप्रोच वाज डिस्कस। सो और एक और अप्रोच से भी आप एरिया ऑफ स्टील निकाल सकते हो। सो एरिया ऑफ स्टील कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द एक्सप्रेशन। बताया था 0.5 FCK डिवाइड बाय FY B into D into 1 minus square root of 1 minus 4.6। एक्सप्रेशन पूरा ध्यान रखना चाहिए आपको। कंप्लीट एक्सप्रेशन शुड बी नोन टू यू। बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट डिवाइड बाय FCK BD स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, यहां से भी वही रिजल्ट आएगा। फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। क्रॉस वेरीफाई करके देखो। सो 0.5 FCK 2 डिवाइड बाय 415 B 350 into 700 into 1 minus square root of 1 minus 4.6। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी थी पीछे? 246.78। सो 246.78 into 10 raised to power 6 डिवाइड बाय 20 into 350 into 700 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तब भी आपका एरिया ऑफ स्टील सेम ऊपर वाला आएगा। तो या तो आप कंसेप्चुअली सॉल्व कर लो या आप ये एक्सप्रेशन ध्यान रखो, यहां से एरिया ऑफ स्टील निकाल लो। एक ही बात है। सर मैं टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एरिया ऑफ स्टील निकाल, आंसर सेम आया। मेरा टेंशन साइड से आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला। जरा मुझे बताना टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकाल लिया आपने? टेंशन साइड से तो मेरे को एरिया ऑफ स्टील पता ही नहीं है और एक्सयू की वैल्यू भी पता नहीं है, तो आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी निकाल लिया टेंशन साइड से। Area of steel is also unknown, XU is also unknown, and you have computed moment of resistance from tension side। जरा कैलकुलेशन करके बताना कैसे निकाल लिया। गजब, मतलब दो अननोन एक साथ निकाल लिए। बढ़िया। बार बार लैग आ रहा है, हमारे में बस आ रहा है या और किसी में भी आ रहा है? मेरे ख्याल से सब में आ रहा होगा। नेट की स्पीड स्लो है, सब में आ रहा होगा। मेरे को भी सामने दिख रहा है, बफर हो रहा है मेरा भी। तो नेट की स्पीड स्लो है, अभी बढ़वाता हूँ नेट की स्पीड में। तो ये हमारा एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट। तो एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया। सो वंस द एरिया ऑफ स्टील इज नोन टू यू, एक बार एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया, अब आप चेक करोगे लिमिट के ऊपर। नाउ विल अप्लाई द कंडीशन ओवर द लिमिट। कल परमिसिबल लिमिट बताई थी आपको, परमिसिबल लिमिट बताई। सो परमिसिबल लिमिट, सो स्टेप कौन सी थी पीछे वाली? स्टेप थी हमारी 4, स्टेप 5 यूज करने में एक्सयू नहीं निकालना पड़ता बेटा। सेकंड फॉर्मूला स्टेप 4 और स्टेप 5 मिलके ही बना हुआ है। जब 4 और 5 को सॉल्व करते हो, 4 और 5 में दो अननोन है, AST अननोन है, XU अननोन है। तो 4 और 5 स्टेप में किया गया, हमने XU की वैल्यू निकाली और डाल दी स्टेप नंबर 5 में, तो एरिया ऑफ स्टील निकल के आ गया। तो ये जो एरिया ऑफ स्टील का एक्सप्रेशन है 4 और 5 से ही निकल के आता है। इट कम्स फ्रॉम 4 and 5 ओनली, कोई अलग चीज नहीं है वो। इट इज नॉट अ सेपरेट थिंग। Now we'll go for the permissible limit. So permissible limit, check करो permissible limit।
परमिसिबल लिमिट किसके ऊपर लगी हुई है? परमिसिबल लिमिट लगी हुई है मिनिमम एरिया के ऊपर भी और मैक्सिमम एरिया के ऊपर भी, दोनों के ऊपर कंडीशन चेक करेंगे। सो पहली लिमिट AST minimum divided by BD, AST minimum divided by BD should be greater than what? Should be greater than 0.85 divided by FY. So 0.85 divided by FY check करना। So AST minimum is greater than 0.85 350 into 700 divided by FY 415। कैलकुलेट मिनिमम एरिया ऑफ सील कितना आ रहा है, चेक करके देखिए मिनिमम एरिया ऑफ सील की वैल्यू कितनी आ रही है। व्हाट द मिनिमम एरिया ऑफ सील कमिंग आउट? तो पहली कंडीशन सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। फाइव जीरो वन पॉइंट एट 501.8 mm स्क्वायर, तो ये हमारा मिनिमम एरिया ऑफ सील है। तो हमारी एरिया ऑफ सील कितनी थी? 1076, मिनिमम से ज्यादा है यानी सेफ है। सो विल से हैंड सेफ। तो हम बोलेंगे सिंस AST इज मोर देन AST मिनिमम सेफ, ये वैल्यू सेफ है। तो क्योंकि AST मिनिमम से ज्यादा है, इसका मतलब हमारा पैरामीटर सेफ है, अवर पैरामीटर इज सेफ। क्लियर है यहां तक की कहानी? दूसरी कंडीशन लगाते हैं मैक्सिमम एरिया ऑफ सील के ऊपर। मैक्सिमम एरिया ऑफ सील के ऊपर मैक्सिमम एरिया ऑफ सील कम होना चाहिए किससे? मिनिमम ऑफ टू वैल्यूज बताई थी, एक हमारी AST लिमिटिंग है, वन इज अवर AST लिमिटिंग, और दूसरी क्या है? 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। दोनों से कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट, ट्राई करके बताइए कितनी वैल्यू आ रही है। So 4% of gross area, so 0.04350 into 750, कैलकुलेट कीजिए कितनी वैल्यू आ रही है? 10,500 mm स्क्वायर। सो 10,500 mm स्क्वायर। और दूसरी वैल्यू क्या थी हमारी? लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ सील। लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ सील कैसे निकालोगे? दूसरी वैल्यू थी हमारी AST लिमिटिंग। सो दूसरी थी हमारी AST लिमिटिंग। सो लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील। लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे? वही पीछे वाले एक्सप्रेशन से, ये एक्सप्रेशन निकाला हुआ है ना आपने, कहाँ निकाला हुआ है? इसमें XU की वैल्यू क्या डाल दो? XU लिमिटिंग डाल दो। पुट XU इक्वल्स टू XU लिमिटिंग, आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा यहाँ से। इस एक्सप्रेशन में XU की वैल्यू XU लिमिटिंग डाल दो तो आपको लिमिटिंग एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 0.36 FCK। So 0.36 FCK B into XU divide by 0.87 FY, so divide by 0.87 FY, ये है हमारी XU लिमिटिंग, दिस इज अवर XU लिमिटिंग। सो XU लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, निकाल के बताओ AST लिमिटिंग कितना आ रहा है, व्हाट इज AST लिमिटिंग कमिंग आउट? सारी वैल्यूज पुट करो, लिमिटिंग एरिया ऑफ सील निकाल के बताओ। 2352, so 2352 mm square, so 2352 mm square। तो हमारा जो एरिया ऑफ सील है वो कितना आ रहा है? हमारा एरिया है 1076, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या है? 2352। सो AST इज लेस देन AST लिमिटिंग, तो सेफ, तो हम बोलेंगे सेफ। इसका मतलब हमारा जो एरिया ऑफ सील है वो मिनिमम और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इतना एरिया ऑफ सील प्रोवाइड कर सकते हो। सो डिससेटिस्फाइंग बोथ दी कंडीशंस, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारे एरिया ऑफ सील से। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हमारे एरिया ऑफ सील से, अब बार्स निकाल लो आप। बार निकालने के लिए आपके पास खूब सारे ऑप्शन है, आप कोई सा भी डायमीटर अज्यूम कर सकते हो, यू मे अज्यूम एनी डायमीटर एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार। तो इसका ऑप्शन आपके ऊपर खुला हुआ है, आप कोई सा भी डायमीटर अज्यूम करके नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे को नंबर ऑफ बार्स निकाल के दे दो। So hence AST provided will be how much? 1076 mm square। इसमें नंबर ऑफ बार्स निकाल के दे दो, कोई भी एक दो एग्जांपल दे दो, गिव वन और टू एग्जांपल। ऑप्शंस खूब सारे हो सकते हैं, आप एक दो एग्जांपल निकाल के दे दीजिए। गिव वन एंड टू एग्जांपल, गिव वन और टू एग्जांपल।
डेड लोड बता दीजिए। डेड लोड इज इक्वल टू वेट ऑफ योर बीम। वेट कैसे निकाला बीम का? वॉल्यूम ऑफ द बीम इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम कैसे निकाला? एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ कितनी कंसीडर कर रहे हैं? 1 मीटर। क्यों? क्योंकि पर यूनिट लेंथ निकालनी है आपको लोड, यू हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द लोड। तो निकल के आ गई डेड लोड हमारी। डेड लोड में क्या था? कुछ भी नहीं था डेड लोड के अंदर, देयर वाज नथिंग इन द डेड लोड। क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है बार का? व्हाट द ऑप्शन कमिंग आउट? 4 16 mm के बार, एक 20 mm का बार। 14 बार ऑफ 10 mm नहीं दूंगा, 14 बार नहीं प्रोवाइड करेंगे। स्पेसिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है। स्पेसिंग का ध्यान कैसे रखते हैं भी? स्पेसिंग की लिमिट बताता हूँ आगे आपको, इसी में नोट करके स्पेसिंग बता दूंगा। 6 16 mm के 3 22 mm के, 6 16 mm के 3 22 mm के, हाँ ये दे सकते हो आप। तो पेज आगे बढ़ा। सो प्रोवाइड 3 एट द रेट 20 mm डाया बार और क्या दिया? 6 16 mm के और 6 एट द रेट 16 mm डाया बार एक्सेट्रा। अब मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे। बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई है, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। हाँ बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप कोई सा भी ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो हमारी स्पेसिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करे। प्रोवाइडेड वो किसको फुलफिल करे? हमारी स्पेसिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करे। तो स्पेसिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए हमारा नंबर ऑफ बार्स। तो इस चीज का ध्यान रखना, मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है। देयर आर सेवरल अदर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी किसी के लिए। अब स्पेसिंग क्राइटेरिया क्या है हमारी? व्हाट इज अवर स्पेसिंग क्राइटेरिया? अब स्पेसिंग क्राइटेरिया को समझ लेते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। तो हमारा कोड क्या बोलता है? जब आप बार के अंदर स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे, अवर कोड सेज, तो आपको कोडल प्रोविजन सारे ध्यान रखने हैं। यू टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ ऑल द कोडल प्रोविजंस। तो हमारा कोड क्या बोलता है? आपको स्पेसिंग किस तरीके से देनी है, हाउ दी स्पेसिंग क्राइटेरिया हैज टू बी एनालाइज्ड। तो लेट सपोज ये हमारे बार, दीज आर आवर बार्स, ये हमारे बार्स हैं। तो मुझे इसकी स्पेसिंग क्राइटेरिया एनालाइज करनी है। आई हैव टू एनालाइज दी स्पेसिंग क्राइटेरिया। तो स्पेसिंग क्राइटेरिया ये है स्पेसिंग इसकी, दिस इज दी स्पेसिंग। तो मैंने थोड़ा बोल्ड करके बना दिया स्पेसिंग को ताकि आपको ये दिखे। सो दिस इज अवर स्पेसिंग, ये हमारी स्पेसिंग है। सो दिस इज स्पेसिंग। तो डायरेक्टली मैं कोडल प्रोविजन बता रहा हूं, डायरेक्टली आई एम इंडिकेटिंग द कोडल प्रोविजन। तो हमारा कोड बोलता है ये जो स्पेसिंग है बार्स के बीच में, इट शुड नॉट बी लेस देन मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द बार, मैक्सिमम डायामीटर ऑफ बार। सो मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द बार। तो ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग साइज के बार प्रोवाइड करो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप अलग अलग साइज के बार प्रोवाइड करो। तो अगर आप अलग अलग साइज के बार प्रोवाइड करोगे तो हमारी जो स्पेसिंग है सबसे बड़े डायमीटर का जो बार है उससे कम नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन दिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, स्पेसिंग कम नहीं होनी चाहिए किससे? मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 mm। आपने कंक्रीट को बनाने के लिए, आपको कंक्रीट को बनाने के लिए जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज कर रखा है उसमें 5 mm जोड़ दो। जैसे एग्जांपल 20 mm, तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है हमारा? 20 mm का है। तो 20 + 5 25 mm। तो आपकी स्पेसिंग 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आए, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम निकल के आए, आपकी स्पेसिंग उससे कम नहीं होनी चाहिए। योर स्पेसिंग शुड नॉट बी लेस देन दैट। तो ये हमारा कोडल प्रोविजन है, दिस इज अवर कोडल प्रोविजन। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से किसी के लिए? तो आरसीसी के लिए IS 456 पूरा आपके टिप्स पे होना चाहिए। फॉर आरसीसी IS 456 शुड बी कंप्लीटली ऑन योर टिप्स। ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही जाता है, इन ऑब्जेक्टिव ही विल आस्क दिस, पर साथ में कन्वेंशनल के अंदर भी आपको ये सारे पैरामीटर्स यूज करने पड़ जाते हैं डिजाइनिंग में। इन कन्वेंशनल ऑल्सो यू हैव टू यूज ऑल दीज पैरामीटर्स इन द डिजाइनिंग। सो टेक प्रॉपर केयर, रोज टाइम निकाल लो कि 10 मिनट 15 मिनट मेरे को IS 456 को पढ़ना ही पढ़ना है। तो रोज टाइम निकाल लो, 10 से लेकर 15 मिनट रोज मेरे को IS 456 की रिवीजन लगानी है।
तो जितना भी 10 से लेकर 15 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो उतना रिवाइज करो रोज, क्योंकि इसके जो प्रोविजन है डायरेक्टली हमारे सवालों में लगते हैं। तो कम से कम आपको 4 से 5 सवाल तो डायरेक्टली ये कोड में से मिल जाएंगे। नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? चलिए, नोट कर लिया सबने। तो ये तो हमारा पहला केस हो गया। दिस इज द फर्स्ट केस विच वी हैव टेकन। तो इस केस के अंदर आपको क्या गिवन था? कैन वी गेस द नंबर ऑफ बार्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द सेक्शन? हाँ बिल्कुल, गैस कर पाओगे जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट कर लोगे। तो अगर आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सेक्शन के बिहाफ पे नंबर ऑफ बार्स कितने निकल के आएंगे। साइज गिवन थी। तो पहला केस मैंने आपको बता दिया, पहले केस में से कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए। क्लियर है यहां तक की कहानी? चलो अब दूसरा केस उठाते हैं। नाउ वी डिस्कस द सेकंड केस। अब दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में अब आपको मेंबर की साइज भी निकालनी है, अब आपको एरिया ऑफ सील भी निकालना है। ये हमारा दूसरा केस बनता है। सो ऐड किया पेज, केस 2। सो केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 हमारा ये है, व्हेन सेक्शन साइज and area of steel, when section size and area of steel are to be calculated, तो पिछले केस में सेक्शन की साइज गिवन थी, इस बार आपको सेक्शन की साइज भी डिजाइन करनी है। तो ये हमारा सेकंड केस निकल के आता है। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? सिंगली का कोई एग्जाम्पल मतलब साइज अलग अलग क्यों ली, एक ही ले सकते हैं? हाँ तो ले सकते हैं ना, तो ऑप्शन है ना भाई हमारे पास। भांत भांत के लोग होते हैं, तो हम क्लास में चुपचाप बैठ सकते हैं पर बोलते हैं ना। तो कुछ लोग होते हैं बस चुपचाप बैठ के क्लास में सुनते रहते हैं, अपना कंसेप्ट डेवलप करते हैं, पेपर क्लियर कर लेते हैं। पर कुछ लोग बोलते रहते हैं बीच में, होना जाना कुछ नहीं होता है उससे। तो फिर आप बोलोगे सर जब चुपचाप बैठ के सिलेक्शन हो सकता है हम बोलते क्यों हैं? क्योंकि भैया कुछ भी कर सकते हो, कोई मनाही थोड़ी है इसके अंदर। तो आपने बोला सर हम सेम साइज के बार यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। अलग अलग साइज के यूज कर सकते हैं, हाँ तब भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। मेरी बीम क्या रहेगी? दोनों केस में सेफ रहेगी। आपको टोटल एरिया से मतलब है ना, टोटल एरिया क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, मेरे को बार के डायमीटर से कोई मतलब नहीं है। आई एम नॉट कंसर्न द डायमीटर ऑफ द बार, प्रोवाइडेड आप रीइंफोर्समेंट को सेंटर लाइन के अलोंग सिमेट्रिकली प्रोवाइड करो। आप रीइंफोर्समेंट को जो सेंटर लाइन है हमारे सेक्शन की उसके अलोंग सिमेट्रिकली प्रोवाइड करो। बाकी ऑप्शंस आपके सारे खुले हुए हैं। All your options are open. You can provide same size of bar, you can provide different size of bar. So you can sit quietly in the class and simply learn the concepts, or you can keep on poking in between. चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब सेक्शन की साइज और एरिया ऑफ सील दोनों कैलकुलेट करना है, इसके क्या स्टेप्स हैं हमारे पास? व्हाट आर दी स्टेप्स अवेलेबल? तो स्टेप नंबर वन क्या? स्टेप नंबर 1 बोलता है कैलकुलेट। सो कैलकुलेट फैक्टर्ड अल्टीमेट डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। बफर हो रहा है? सबका बफर हो रहा है क्या? सबका वीडियो बफर हो रहा है क्या? फॉर एवरीवन द वीडियो इज बफरिंग?
सबके लिए वीडियो लैग कर रही है? वीडियो इज लैगिंग फॉर ऑल? अगर सबके लिए लैग कर रही है फिर मैं आज क्लास बंद कर देता हूँ, मैं नेट की स्पीड बढ़ाता हूँ। ये अग्निहोत्री के लिए बढ़ रहा है, ये टाइम वेस्ट कराएंगे इसी के अंदर ही, मेरा एक टॉपिक खत्म हो जाता। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर मुझे बीम की साइज और एरिया ऑफ स्टील दोनों निकालना है, उस बीम के डिजाइनिंग के लिए पहला स्टेप क्या रहेगा? आप फैक्टर्ड अल्टीमेट या डिजाइन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करोगे, जैसे पीछे आपने कैलकुलेट किया था। पर ये चीज कैलकुलेट करने के लिए अब आपको विड्थ और डेप्थ भी पता होनी चाहिए, तो वो अजम्पशन के फॉर्म में हम ले लेंगे। कैसे ले लेंगे अजम्पशन के फॉर्म में? तो हमारा कोड बोलता है अज्यूम ओके, सो अज्यूम सूटेबल वैल्यू ऑफ बी बाय इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो आपको बी बाई डी रेशियो अज्यूम करना पड़ेगा। हमारा कोड बोलता है बी बाई डी रेशियो अज्यूम करो आप 0.7 से लेके 0.3 के बीच में। 0.3 से नीचे नहीं जाना। 0.3 से नीचे जाने का मतलब क्या हुआ? 0.3 से नीचे जाने का मतलब ये रेशियो कम होती जा रही है। रेशियो कम होती जाएगी जब डी बढ़ता जाएगा। अगर डी एक पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा ऊपर हो गई, इट विल लीड टू द लेटरल बकलिंग ऑफ द बीम। आपकी बीम लेटरल बकल कर जाएगी, इसलिए बी बाई डी रेशियो 0.3 से कम नहीं होना चाहिए। तो टू अवॉइड लेटरल बकलिंग, तो ये हमारा लेटरल बकलिंग का क्राइटेरिया होता है। उसी तरीके से अगर बी बाई डी रेशियो ज्यादा हो रही है, बी बाई डी रेशियो 0.7 से ज्यादा होती जा रही है, तो बी बाई डी रेशियो 0.7 से ज्यादा होती जा रही है मतलब डी की वैल्यू कम होती जा रही है। डी की वैल्यू कम होती जा रही है, बी की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो आप, आपकी बीम अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। सो योर बीम विल बिकम अनइकोनॉमिकल। तो दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कोड बोलता है बी बाई डी रेशियो या तो 0.7 से कम लो या 0.3 से ज्यादा ले लो, इसी रेंज में लेके आना है। इन जनरल हम कितना लेके चलते हैं? अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है इसका, इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट दिस बी बाई डी रेशियो, तो इन जनरल बी बाई डी रेशियो विल बी टेकन एज 0.5। तो अगर आप मेरी पीछे वाली बीम्स भी देखो, तो मैंने बी बाई डी रेशियो 0.5 ही रखा हुआ है ऑलमोस्ट, तो इसी रेशियो के बीच में चलती है। तो बी बाई डी रेशियो निकल के आ गई हमारे यहां से, सो बी बाई डी रेशियो कम्स इनटू द पिक्चर। नेक्स्ट, अगर आपको बीम की साइज अज्यूम करनी है तो स्टेप थ्री बोलता है द बीम साइज मे बी कंसिडर्ड, या और अज्यूम्ड कुछ भी बोल सकते हो। द बीम साइज मे बी कंसिडर्ड एज एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको डायरेक्टली जानकारी दे रहा हूं मैं कि आप कौन कौन सी बीम साइज कंसिडर कर सकते हो, जैसे 115 mm, 230 mm, जैसे 250 mm, जैसे 300 mm, 300 mm। सो बीम साइज में बी कंसिडर्ड एज 300 mm और 350 mm और 350 mm एक्सेट्रा। तो आप इसमें से कोई सी भी बीम साइज कंसिडर कर सकते हो। अब ये बीम की साइज हम किसके बिहाफ पे कंसिडर करते हैं? 3 पैरामीटर के बिहाफ पे। ध्यान से सुना, दिस बीम साइज इज कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर। फर्स्ट, इकोनॉमी, आपकी बीम इकोनॉमिकल होनी चाहिए। सेकंड, आपके वॉल की विड्थ कितनी है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ योर वॉल। थर्ड, आपके कॉलम का साइज क्या है। तो आपके कॉलम के साइज के बिहाफ पे, आपकी वॉल की विड्थ के बिहाफ पे, इकोनॉमी के बिहाफ पे आप बीम की विड्थ को अज्यूम करोगे। अजम्पशन के लिए मैंने कुछ साइजेस लिख दिए, फ्यू ऑफ दी साइजेस आई मेंशन्ड। आप कोई सी भी एक वैल्यू ले सकते हो इसके अंदर, यू मे अज्यूम एनी ऑफ दी वैल्यू। नेक्स्ट हमारा स्टेप 4, 3 हो गया था। स्टेप 4, आपने बी बाई डी रेशियो से जो भी डी निकाला, बी तो अज्यूम कर ली, बी बाई डी रेशियो अज्यूम किया, यहां से डी निकल के आ जाएगा। जो भी डी आप प्रोवाइड करोगे वो स्लाइटली ज्यादा प्रोवाइड करोगे डी कैलकुलेटेड से। सो विल से provide D slightly greater than D calculated, जो भी D आपने कैलकुलेट किया उससे D की वैल्यू जो हम प्रोवाइड करते हैं थोड़ी सी ज्यादा करते हैं। जनरली कितनी करते हैं? सो जनरली D which is provided is 1.05 times of D calculated। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि आपका सेक्शन कभी ओवर रीइंफोर्स नहीं हो, आपका सेक्शन हमेशा क्या रहे, अंडर रीइंफोर्स रहे। तो जो भी आप D की वैल्यू कैलकुलेट करोगे उससे हम 5% ज्यादा D की वैल्यू देते हैं, ताकि मेरा जो सेक्शन रहे वो हमेशा कैसा रहे,
अंडर रीइंफोर्स्ड है। इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके लिए इस पॉइंट को ऊपर किया, ब्रैकेट में लिखा दिस इज डन टू कीप द सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड, दिस इज डन टू कीप सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड। तो दिस इज डन टू कीप द सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा सेक्शन क्या रहे, हमेशा अंडर रीइंफोर्स्ड रहे। टू कीप द सेक्शन अंडर रीइंफोर्स्ड। क्लियर है चीज? डबल रीइंफोर्स्ड में भी अंडर रीइंफोर्स्ड। चलो ठीक है, ये हमारा स्टेप कवर हुआ, पेज ऐड किया। इसको नीचे लेके आ जाते हैं। कहाँ गया ये? इसको नीचे लेके आ गया, पीछे स्टेप 4 था। नेक्स्ट है हमारी स्टेप 5। अब जो भी आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है, उसको लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर लो और डी निकाल लो। सो विल से टू कंप्यूट डी रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। क्या करेंगे? आपकी अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट को लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर देंगे। तो हम बोलेंगे अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर। क्यू भी कौन सी क्यू? लिमिटिंग क्यू। लिमिटिंग क्यू की वैल्यू मैंने आपको हर ग्रेड ऑफ स्टील के लिए पीछे निकाल के दे दी है। सो क्यू लिमिटिंग बी डी स्क्वायर, यहां से क्या निकल के आ जाएगा? डी निकल के आ जाएगा। जो भी डी निकल के आएगा उससे 5% ज्यादा डी आप प्रोवाइड करोगे। ये पीछे मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 6, एरिया ऑफ स्टील निकालना। सो फॉर एरिया ऑफ स्टील क्या किया जाएगा? आपका जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा जो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट है इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। जब कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म के बराबर करोगे, यहां से एक्सयू निकाल लोगे। सो 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सयू, जैसे पीछे किया था -0.42 एक्सयू। यहां से हम एक्सयू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रॉम हियर वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सयू। फिर कंप्रेशन बराबर टेंशन कर देंगे, एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाएगी, खत्म कहानी। सो विल से नाउ कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन एंड वील कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। तो ये हमारे पीछे 2 स्टेप थे। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, एरिया ऑफ स्टील आप एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो। 0.5 एफसी के बी डी अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट डिवाइड बाय एफ सी के बी डी स्क्वायर। सो एफ सी के बी डी स्क्वायर आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी एरिया ऑफ स्टील निकल के आएगा वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। Whatever area of steel that will come out, it should satisfy the permissible limits of the area of steel. तो सारी डिजाइनिंग वैसी की वैसी है। फर्क बस ये है कि अगर आपको बीम की साइज गिवन नहीं है, आप विड्थ तो अज्यूम कर लेते हो, फिर विड्थ और डेप्थ के रेशो की मदद से आप डी कैलकुलेट कर लेते हो। जो भी डी निकल के आती है, whatever डी कम्स आउट, उससे 5% ज्यादा डी प्रोवाइड करते हो। यू प्रोवाइड 5% मोर डी। क्लियर है पूरी कहानी? बाकी सारे स्टेप्स तो वैसे के वैसे ही है। रेस्ट ऑफ दी स्टेप्स आर सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये आपकी सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन की डिजाइनिंग कंप्लीट करती है। इट कंप्लीट्स द डिजाइनिंग ऑफ योर सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन। कल इसके ऊपर एक सवाल भी करा दूंगा आपको। टुमारो आई विल मेक यू प्रैक्टिस वन प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट ऑल्सो। अच्छा, इस क्लास के बाद आपके एफएम का मेंस बैच स्टार्ट हो रहा है। तो समर्थ बैच जो लगा हुआ था उसमें एफएम की क्लास अभी इसके बाद मेरी लगाई हुई है। सो विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पे एफएम स्टार्ट हो गया और सुबह आपकी स्पेशल क्लास में एनवायरमेंट तो कंटिन्यूस में चल रही है। इन कंटिन्यूएशन वी आर डिस्कसिंग द एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो 1 बजे से क्लास होती है, वो आपकी स्पेशल क्लास। अभी आपकी एफएम स्टार्ट हो जाएगी। हियर दी एफएम विल स्टार्ट। चलो, डी के इंक्रीज करने से अंडर रीइंफोर्स कैसे हो जाएगा? डी के इंक्रीज करने से आपने एरिया बढ़ा दिया ना, टोटल एरिया इज इंक्रीज्ड। टोटल एरिया को इंक्रीज कर दिया आपने। अंडर रीइंफोर्स्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन किस बिहाफ पे निकाला था? पीछे वाली क्लास लगा के आया करो, तभी आगे वाली क्लास समझ में आएगी। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन वो सेक्शन होता है जिसमें एरिया ऑफ स्टील हम इतना प्रोवाइड करें
कि हमारे कंक्रीट के अंदर फेलियर पे स्ट्रेन 0.0035 हो और स्टील के अंदर वो वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 FY बाई ES से ज्यादा हो, तो आपको स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब स्टील का एरिया आपने कंपैरेटिवली क्या रखा हुआ है, कम रखा हुआ है। तो आप स्टील का एरिया कम कैसे करवाते हो, कंक्रीट का एरिया बढ़ा देते हो। कंक्रीट का एरिया कैसे बढ़ाते हो, डेप्थ बढ़ा दी आपने कंक्रीट की, यू हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डेप्थ। कितनी डेप्थ बढ़ाई, 5% डेप्थ बढ़ा दी, तो उससे ही हमारा काम हो जाता है। तो आपने कैलकुलेशन करी बैलेंस सेक्शन के लिए, पर आपने प्रोवाइड करी उससे 5% ज्यादा। इसका मतलब आपने कंक्रीट ज्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो इसका मतलब स्टील कम हो गया। स्टील कम हो गया लिमिटिंग वैल्यू से, इसका मतलब अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो गया। चलिए, बाकी अब कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो।